प्यारे दोस्तों, मैं संजय सर इस वीडियो में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मात्र एक लाइन के फार्मूला में समझा दूंगा। आपको यह बात सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि किसी भी किताब में या मोबाइल में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक लाइन का फार्मूला नहीं है। तो दोस्तों, वह फार्मूला संजय सर के दिमाग में है, जो आज 32 वर्षों से अपने बच्चों को इसी फार्मूला के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखला दिया हूं। दोस्तों, अब पूछिएगा कि वो फार्मूला कौन है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का फार्मूला सुनिएगा। वो फार्मूला है n((2) लेस देन n-2 F14 लेस देन n-1 D10 लेस देन np6। बस मात्र यही एक लाइन का फार्मूला। जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ लिए हैं या पढ़ रहे हैं, उनको ये बात याद हो रहा होगा कि हाँ संजय सर यही एक लाइन पर तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा दिए थे। दोस्तों, अब आप लोगों को भी मैं इसी एक लाइन के फार्मूला पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा दूंगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं। तो यहां पर ये मैं ऐसा साइन दिया हूं, तो इसका मतलब यह हुआ है कि इधर ऊर्जा कम रहेगा, इधर ऊर्जा अधिक रहेगा। अब n((2) लेस देन कम है, n-2 F14 यह लेस देन कम है, n-1 D10 लेस देन np6। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि यह फार्मूला आया कहां से। तो ये फार्मूला मैं आकाश पाताल से नहीं लाया हूं। जो पहले से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तकनीक आप जानते थे, उसी तकनीक पर मैं रिसर्च करके रिफाइन कर दिया। देखिए आप तकनीक क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखने का तकनीक आप क्या जानते हैं, वो बात मेरे साथ शेयर कीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए 1 से लेकर 8 तक का गिनती लिख रहे थे। याद पड़ रहा होगा आप लोगों को। फिर आप एक ऊपर छोड़ दे रहे थे, एक नीचे छोड़ दे रहे थे, और सामने वही डिजिट, वही अंक लिख रहे थे। फिर एक ऊपर छोड़ रहे थे, एक नीचे छोड़ रहे थे, सामने वही डिजिट को, उसी अंक को लिख रहे थे। फिर एक ऊपर छोड़िए, एक नीचे छोड़िए, सामने वही डिजिट रख दिया जाए। फिर ऊपर नीचे छोड़िएगा, आप समाप्त हो गया। इसके बाद आप क्या करते थे, तो इस रो में आप एस को रख देते थे। इस रो में आप पी को रख देते थे। इस रो में आप डी को रख देते थे। इस रो में आप एफ को रख देते थे। दोस्तों, दिमाग में ये बात याद पड़ रहा होगा। अब इसके बाद आप क्या करते थे, कहते थे कि जल्दी करो, तिरछा राह पकड़ो। तिरछा राह पकड़ो मतलब
ऐसे आप तिरछे लाइन खींचना शुरू कर देते थे। ये एक लाइन खींचकर इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल आप लाइन खींचते जाते थे और ऐसे ऐसे एरो बनाते जा रहे थे। याद आ रहा होगा दोस्तों। और 7P6 के पास आकर आप कहते थे कि यहां तक आते आते 118 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद भी यदि तत्वों का आविष्कार होगा तो आप कह रहे थे कि हम 8s में भेजेंगे। अब मैंने उस फॉर्मूला को लाने के लिए इसी फिगर पर रिसर्च किया। मेरा रिसर्च थोड़ा देखिएगा। अब बताइए तो 1s के पहले क्या आप 0s लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। इसका मतलब s का प्रारंभ आप 1s से किए हैं, P का प्रारंभ आप 2P से किए हैं, D का प्रारंभ आप 3D से किए हैं और F का प्रारंभ आप 4F से किए हैं। इसके पहले यदि मैं आपसे कहूं कि 1P मैं लिख सकता हूं कि नहीं, तो आप कहिएगा कैसे आप लिख सकते हैं, इस फिगरवा में तो 1P नहीं है, तो 1P मैं नहीं लिख सकता हूं। क्या 0s में लिख सकता हूं? तो पुनः आपका जवाब होगा कि नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से क्या मैं 2D लिख सकता हूं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। फिर 4F पर भी आप कहिएगा कि मैंने 4F से पहले मैं 3D, 4F से पहले मैं 3F लिखूंगा, तो पुनः आप कहिएगा कि नहीं, यह संभव नहीं है। 4F से पहले 3F पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। 3D से पहले 2D संभव नहीं है। 2P से पहले 1P संभव नहीं है और 1s से पहले यह 0s संभव नहीं है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अब मुझे बताइए कि ये जो ऊर्जा स्तर जो है उसका प्रारंभ कहां से होता है। तो आप कहिएगा अपने से, आप मेरे साथ अब अपने बोलने लगिएगा। मैं पूछूंगा कि s का प्रारंभ कहां से होता है, तो आप कहिएगा कि सर s का प्रारंभ तो 1s से होता है। इसका मतलब इसमें 1s के बाद जितने भी ऊर्जा स्तर होंगे सबों में इलेक्ट्रॉन को आप लोड कर सकते हैं। P का प्रारंभ कहां से होगा, तो आपका जवाब आएगा कि सर P का प्रारंभ तो 2P से होगा और इसमें आगे 2P 3P हम आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉन को लोड कर सकते हैं। फिर D का प्रारंभ कहां से होगा, तो आप जवाब दीजिए। तो आपका जवाब यही मिलेगा कि सर D का प्रारंभ तो 3D से हो रहा है, तो D का प्रारंभ 3D से होगा और इसके आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉन को लोड करते जाइए। F का प्रारंभ कहां से होगा, तो F का प्रारंभ आपका 4F से होगा और 4F के बाद 4F और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को लोड करते जाइए। तो दोस्तों अब मैं इस फिगर को टाटा बाय बाय कहूंगा और फॉर्मूला को अपनाऊंगा। थोड़े देर में आप भी कहिएगा कि हाँ सर, अरे फिगर को अब टाटा बाय बाय किया जाए और फॉर्मूला को अपना
तो दोस्तों अभी इस फिगर को इतना जल्दी मत छोड़िए, ये आपका इतना दिन का साथी था। जब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा तब इसको टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। चलिए अब मैं फॉर्मूला से फिगर को प्रमाणित कर रहा हूं। इस n का मान पहले मैं 1 रखा, 1 रखकर मैं आगे अब बढ़ रहा हूं। जब n का मान मैं 1 रखूंगा तो मेरे पास आएगा 1s2। अब आगे देखिए, जब मैं यहां n का मान 1 रखूंगा तो 1 - 2f14, मतलब 1 में से 2 घटाइएगा -1 f14 आएगा। अब देखिए -1 f14 संभव नहीं है क्योंकि f आपका 4f से शुरू हो रहा है, तो यह है आपका संभव नहीं होगा। पुनः अब चलिए n का मान आप 1 यहां रखे तो 1 - 1 0d, देखिए d का प्रारंभ हो रहा है 3d से, इसका मतलब 0d भी मेरा नहीं होगा। अब मैं यहां पहुंच रहा हूं, यहां np लिखे हैं, n के स्थान पर आप 1 रख रहे हैं 1p, फिर मैं यहां देखा 1p नहीं है 2p से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ई भी संभव नहीं है। तो दोस्तों यहां n का मैं मान रखूंगा और यहां ऊर्जा स्तर प्राप्त करूंगा। n का मान 1 रखे तो मात्र मुझे एक ही ऊर्जा स्तर मिला, वह मिला 1s2। अब ये जो भी ऊर्जा स्तर हम लोगों को मिले थे वे संभव नहीं है। अब अगला कदम मैं बढ़ाऊंगा, n का मान 2 लेकर चलूंगा। n = 2 लेकर चलने पर देखिए अब यहां पर मैं 2 रखा तो 2s2, s का प्रारंभ 1s और उसके बाद से हो रहा है, तो ये संभव है। अब आप अपने से कल्पना कीजिए कि क्या यह संभव होगा। 2 - 2 = 0f, कहिएगा कि सर टाटा बाय बाय, इसको हटाइए। फिर यहां पर आइए 2 - 1 1d, इसको भी कहिए कि नहीं सही तो 3d से शुरू होगा, इसको भी हटा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहां पर n का मान 2 रखिएगा, आपका 2p आएगा और 2p आपका संभव है। तब आप कौन कौन ऊर्जा स्तर लाए 2 रखकर, तो 2s2 और 2p6। अब मैं n का मान यहां 3 लेकर चल रहा हूं और 3 लेकर चलूंगा तो फिर इसी तरह से यहां से दौड़ शुरू कीजिए, यहां पर अंत कीजिए। जो जो संभव है उसको यहां पर लिखिए, जो असंभव है उसको टाटा बाय बाय कर दीजिए। n का मान 3 लेकर चले 3s2, फिर 3 - 2 1f संभव नहीं है। चलिए 3 - 1 2d संभव नहीं है। चलिए अब यहां पर 3p, तो 3p संभव होगा। दोस्तों 3 रखकर मैं चला तो मुझे पुनः 2 ऊर्जा स्तर मिले 3s2 और 3p6। n का मान 3 लेकर चला 3s2 3p6।
अब मैंने ये सब लिखने के लिए आपका फिगर नहीं देखा। क्या कभी मैं इसको लिखने के लिए फिगर पर ध्यान दिया? तो अभी नहीं सर, तो फिगर पर ध्यान नहीं दिए। देखिए ना, आपका फिगर आ रहा है 1s के बाद देखिए फिर यहां पे चले 2s, फिर 2s के बाद ये 2p के बाद फिर देखिए 3s के बाद 3p आ रहा है दोस्तों। 7 आते आते यही फिगर आ जाएगा और फॉर्मूला समझ में भी आ जाएगा। चलिए अब आगे मैं बढ़ रहा हूं, n का मान 4 लेकर चला जाए। अब 4 पर विचार करना है, तो 4 पर विचार करने के लिए अब 4 पर विचार किया जाए, तो 4 पर विचार करने के लिए फिर वही तरीका, यहां से शुरू कीजिए दौड़, यहां पर अंत कीजिए। तो 4s संभव है, फिर 4 - 2 2f। क्या कहिएगा दोस्तों? तो 2f संभव नहीं होगा क्योंकि 4f से प्रारंभ है। फिर आगे अब बढ़ा जाए, 4 - 1 आ गया 3d 10। देखिए ये संभव है। ओके ओके ओके। फिर आगे यहां आ जाएगा आपका 4p 6। दोस्तों चलिए अब 4 रख कर देखिए क्या क्या आया। तो 4s2 3d10 4p6। अब पुनः 5 लेकर चला जाए, तो 5 लेने पर यहां आ जाएगा 5s2, यहां आ जाएगा आपका 3f जो कि संभव नहीं होगा। यहां पर आएगा आपका 4d जो कि संभव होगा। यहां आ जाएगा आपका 5p। अब n का मान 5 रखे, 5s 4d 5p। अब n का मान 6 लेकर चला जाए, तो अब n का मान 6 लेकर चलने पर यहाँ आएगा 6s2, फिर यहाँ पहुंचिए 6 - 2 4f। अब इसको दंडवत कीजिए कि आप को मैं लिख दूंगा, आप संभव हैं। चलिए अब यहाँ आ जाएगा 6 - 1 5d, फिर यहां आ जाएगा आपका 6p। तो दोस्तों 6 लेकर चले तो 6s2, फिर 4f 14, फिर 5d10 और 6p6। अब 7 लेकर चलने पर अब n का मान 7 लेकर चला, तो देखिए यहाँ आ जाएगा 7s, यहाँ 7 - 2 आ जाएगा 5f, यहाँ 7 - 1 आ जाएगा 6d, यहाँ 7p है तो 7p। 7 पर 7s2 5f 14, 7s2 5f 14 6d10 7p6। दोस्तों अब आप फिगर को मिलाइए, कहीं से आप शुरू कीजिएगा। जैसे मैं 4s से आगे बढ़ रहा हूं,
यहां आपका 4s है, 4s से आगे अब यहां पर आइए, 4s के बाद आपको मिला 3D, 3D के बाद मिल रहा है 4P, 3D 4P, फिर देखिए 5s, फिर देखिए 4D। मतलब जो आप इस फिगर के सहायता से लिख रहे थे, मैंने वो फॉर्मूला के सहायता से लिख दिया। अब मुझे उम्मीद है कि अब आप फिगरवा को कहिएगा कि टाटा बाय बाय और फॉर्मूला को अपनाएं। दोस्तों, अब फॉर्मूला को और मैं आसान कर रहा हूं। या फिगर को हम लोग छोड़ दिए, अब फॉर्मूला पर तो फिगर बनाने में समय लगा, फिर प्रायः फिगर बनाने के बाद भी मैं अपना अनुभव कह रहा हूं दोस्तों, बच्चों को पुनः याद करना पड़ता था। अब आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल फॉर्मूला पर चलना है। अब एक बात मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं पूछूंगा कि n का जो मान रखे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बतला दीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, यहां भी देखिए 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए 2 और 10 12 6 18, यहां 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन। फिर यहां देखा जाए 2 और 10 12 6 18, पांचवा में भी 18 इलेक्ट्रॉन, छठा में देखिए टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 और 14 16, 16 और 10 26, 26 और 6 32, तो छठवां में 32, फिर सातवां में देखिए इसमें भी आएगा 32। तो अब मेरे साथ एक गीत गाइए। 4 ही ये डिजिट आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए। कौन कौन? 2 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 18 मिल रहा है और 32 मिल रहा है। 2 को छोड़कर बाकी जो डिजिट है वो 2-2 बार मिल रहा है। तो सातों ऊर्जा स्तर के लिए आप मेरे साथ एक गीत गा लीजिए अंकों का। 2 8 8, 18 18, 32 32। आप इस पर फार्मूला को और आसान कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते जाइए। चलिए पुनः है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सूत्र था NS2, याद कीजिए मेरे साथ, NS2 N-2 F14 लेस देन N-1 D10 लेस देन Np6। दोस्तों, अब फिगर को भूल जाइए और फार्मूला को पुनः अच्छी तरह से दिमाग में आत्मसात कर लीजिए। अब मैं बोर्ड पर देखिए क्या लिखा हूं। n का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ऊर्जा स्तर का क्रम। यह n का मान, यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यह ऊर्जा स्तर का क्रम। अब इतना लंबा नहीं, अब इसको और आसान कीजिए। जैसे n का मान 1 आप रख रहे हैं, तो इसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए आप यहाँ पर पहुँचिए। 2 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए NS2 कर दीजिएगा। अब आगे देखिए कि दूसरी और तीसरी
n का मान 2 और 3 रखे हैं तो दोनों में 8 8 आया है। अब n का मान 2 और 3 लेकर चलेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा 8 जोड़ 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या कीजिएगा भाई, तो यहां से s उठाइए, यहां से p उठाइए। s का 2 और p का 6, 8 हो गया। तो इसके लिए आप लिख लीजिएगा NS2 लेस देन NP6। पहले 2 रख कर चलिएगा तो 2s2, फिर 2p6, फिर 3 रख कर चलिएगा 3s2 3p6, यहां 1 रख कर चलिएगा 1s2। अब दोस्तों, अब इसको मैं हटा रहा हूं। तो थोड़ी देर पहले हम लोग अंक का गीत गाए थे, याद होगा आपको। 2 8 8 18 18 32 32। अब तीसरा तक का काम कर लिए। अब चौथा और 5वीं कक्षा में आप बोलिएगा, कितना बोलिएगा भाई, तो 18 18। तो 4 और 5 के लिए 18 जोड़ 18 है। अब चलिए 18 लाने के लिए अब फॉर्मूला का यूज कीजिए। S में से 2 उठाइए, D में से 10 उठाइए, 12 हो गया, और यहां से 6 उठाइए, 18 आ गया। तो चौथी और 5वीं के लिए ऊर्जा स्तर देख लीजिए। NS2 लेस देन N-1, D10 लेस देन NP6। 2 8 8 18 18 पहुंच गए आप, 5वां तक समाप्त हो गया। अब 32 32, मतलब 6वां और 7वां में 32 32। चलिए अब 32 लाने के लिए सबों को बुलाइएगा, यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंच जाइए। NS2 देखिए यहां पर, अब NS2, फिर N-2, F14, फिर आगे N-1, D10, फिर NP6। देखिए 6वां और 7वां के लिए 32 इलेक्ट्रॉन लाना था। देखिए 2 और 14 है 16, 16 है 10, 26, 26 है 6, 32। दोस्तों मैं जब बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखने में परेशान देखा था तो आसान करने के लिए ये फार्मूला का मैंने रिसर्च किया। अब देखो और मैं आसान कर दे रहा हूं, बस अब गिनतियां जो बोला हूं फिर गीत गा दो एक बार। 2 8 8 18 18 32 32। अब क्या कीजिए कि अब फार्मूला का यूज कीजिए और गिनती का यूज कीजिए। फार्मूला और गिनती पर सारा बात आप टिका दीजिए। चलिए आप गिनती बोल दीजिए मेरे साथ। 2 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 18 है,
जोड़ 18 जोड़ 32 जोड़ 32 सब मिलाकर हो जाएगा 118। अब इतना पर आप कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से लिख सकते हैं। बस दो चीज, फिगर को टाटा बाय बाय आप करिए दिए हैं, फार्मूला को हीरो बनाइए और इस गिनती का सहायता लीजिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख डालिए। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सल्फर का संकेत सिंबल है एस, उसका परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर होता है 16। अब इस गिनतिया पर ध्यान दीजिए, 16 तक आपको पहुंचना है तो 2 जोड़ 8 10 हुआ और इसमें मैं 6 जोड़ दूंगा, 16 तक मैं पहुंच गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए। पहले n का मान 1 रखकर 2 ही लाना है तो 1s2 हो गया। अब 8 लाने के लिए ये दूसरी कक्षा में आप प्रवेश कर रहे हैं तो अब n का मान यहाँ 2 रखिएगा और लाना है आपको 8, तो s और p को बुला लीजिए। तो n का मान 2 रख दिए, 2s2 2p6। दोस्तों इलेक्ट्रॉन को गिनिए, पहली कक्षा में 2, यहाँ दूसरी दोनों है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 6 8, टोटल 2 2 4 6 10 तक आप पहुंच गए। अब आपको पुनः 6 तक पहुंचना है। अब 6 तक लाने के लिए अब n का मान यहाँ 3 रखिए, n का मान 3 रखकर चले, 3s2 12 तक मैं पहुंच गया। अब फिर यहां पर 3p लिखूंगा। आप p पर यदि 6 लिखिएगा तो अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब जितना बच रहा है उतना इलेक्ट्रॉनवा को रख दीजिए। 6 लाना था यहां लास्ट में तो 2 और यहां पर 4 हो गया आपका सल्फर का, हो गया आपका सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब पूछा जाए कि सल्फर के किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो देखिए यह नाभिक पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से भी प्रमाणित हो रहा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहां भी दूसरी कक्षा, यहां भी दूसरी कक्षा। अब इनके इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहां से भी प्रमाणित हो रहा है, 2 और 4 6। अब आपसे पूछा जाएगा कि सल्फर के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, तो आउटर मोस्ट सेल में मतलब बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए बाहरी कक्षा में 6 है, 6 लिख दीजिए। और इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछता है कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब
कि उस तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, उन 6 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे डॉट डॉट से इंडिकेट कर दीजिए। तो सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 मिल गए। अब देखिए एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे आप इस पहली कक्षा को K कह देते हैं, दूसरी को L, तीसरी को M, इसी तरह से NOPQ तक लिखते हैं। दोस्तों, एक केमिस्ट्री का और बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के बीच होता है कि यह कक्षाओं को K से ही क्यों शुरू किया गया, ABCD से क्यों नहीं शुरू किया गया। तो इसके लिए थोड़ा रसायन विज्ञान के इतिहास पर जाइए। बहुत बड़ा, लगभग 99% केमिस्ट्री के जानकार के बीच में यह कन्फ्यूजन रहता है कि कक्षा को ABCD से क्यों नहीं शुरू किया गया, KLMN से ही क्यों शुरू किया गया। तो अब देखिए यहां पर 3 वैज्ञानिकों का योगदान है। ये सब घटना 1913 ईस्वी की है। पहला वैज्ञानिक नील्स बोर, दूसरा वैज्ञानिक चार्ल्स बर्कला और तीसरा वैज्ञानिक हेनरी मोसले। दोस्तों, इस कक्षा के बारे में नील्स बोर बतलाए थे कि नाभिक के चारों ओर कक्षा होते हैं। कक्षा का खोज नील्स बोर किए थे। वे अपना एक परमाणु मॉडल दिए थे जिसे बोला जाता है बोर का परमाणु मॉडल। और नील्स बोर ने इन कक्षाओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस रूप में निरूपित कर दिया। हेनरी मोसले ही KLMN के रूप में शुरू किए थे। हेनरी मोसले फेमस साइंटिस्ट हैं। यह जो आवर्त सारणी आप देख रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यह मोसले के नियम पर ही आधारित है। तो मोसले को इस आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मोसले इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और यही मोसले ही KLMN से शुरू किए थे। चार्ल्स बर्कला कहे कि ये मोसले भाई, यदि ABCD से शुरू किया जाए तो क्या परेशानी होगी। तो मोसले कहे कि सुनो दोस्त, अभी तो हम लोग रसायन विज्ञान के विकास के प्रारंभिक क्रम में, यदि भविष्य में इसे पहली कक्षा से भी पहले किसी कक्षा का खोज हो जाएगा तो क्या किया जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मोसले उस समय ये सशंकित थे। उनको यह अनुमान था कि यदि पहली कक्षा से भी पहले किसी कक्षा का खोज हो जाएगा, तब यदि हम लोग ABCD से शुरू करेंगे
तो क्या ए के पहले कोई लेटर है कि हम पीछे धसक सकते हैं? नहीं है। लेकिन यदि के से शुरू किया जाए तो के से पहले लेटर मुझे मिल जाएगा जे, उससे भी पहले मिल जाएगा आई, उससे भी पहले मिल जाएगा एच, उससे भी पहले मिल जाएगा जी। इधर तो हम पीछे खसक सकते हैं, लेकिन इसे ए से पीछे खसकना मुश्किल है। तो दोस्तों, यह एक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हौवा खड़ा है कि के से ही क्यों शुरू किया जाए। अब देखिए कितना आसान है। अब संजय सर के भाषा में मोसले और बरकला के बीच का बातचीत। मोसले ने कहा, ए बरकला भाई, यदि ए से पहले किसी कक्षा का खोज हो जाई तो कौन लेटर लिखाई। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मोसले ने के एलिमेंट से शुरू किया। दोस्तों, सेल का के से प्रारंभ होने के पीछे एक और कारण है। आप जानते हैं कि बाहरी कक्षा को वैलेंस सेल और भीतरी कक्षा को केर्नल कहा जाता है। और एम इसमें बाहरी कक्षा हुआ और के एल भीतरी कक्षा हुआ, और भीतरी कक्षा के लिए केर्नल कहा जाता है, और केर्नल का पहला लेटर के है, इसलिए भी इस कक्षा का प्रारंभ है के एल एम एन से किया गया, जिसका प्रारंभिक लेटर के कहा गया। दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि यह ए बी सी डी और के एम एल एम कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। दोस्तों, जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लंबा चौड़ा कहानी लिख रहे थे, उस कहानी को मैं 2 लाइन में ख़त्म कर दिया। एक फार्मूला और एक गिनती। जैसे एक था राजा एक थी रानी, खत्म हो गई कहानी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 लाइन में, एक फार्मूला और दूसरा अंक। पुनः याद कीजिए संजय सर के भाषा में, फार्मूला हो गया राजा, यह अंक हो गया रानी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की इसी पर खत्म कहानी। अब मैं एक और उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, वह है ब्रोमीन। ब्रोमीन की परमाणु क्रमांक होता है 35। अब 35 इलेक्ट्रॉन को रखने का, अब इस अंक पर चलिए कहां तक पहुंचिएगा भाई। तो यहां तक आपका 2 है 8 10, 10 है 8 है 18 है, 18 कहिए तो 36 हो जाएगा। तो यहां 17 है। तो 2 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 17 है। दोस्तों, अब इन अंकों को ध्यान देकर ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू कर दिया जाए। तो 2 है यहां पहला, तो 1s2 हुआ। 8 लाने के लिए s और p दोनों को लाइएगा, तो 2s2 2p6। फिर 8 लाना है तो यहां 3 लेकर चलिए, तो 3 3s2 और 3p6, 3s2 3p6। मैं यहां 18 तक पहुंच गया। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनिएगा तो मेरा 18 हो जाएगा। यहां भी देखिए 2 आया 8 10 आया 8 है 18। अब चलना है मुझे, तीसरा समाप्त हो गया। अब n का मान 4 लेकर चलना है। 17 तक में जाना है, तो इसका मतलब s वाले को भी लाएंगे, d वाले को भी लाएंगे और p वाले को भी लाएंगे, तब मैं 17 तक पहुंच जाऊंगा। चलिए अब 4s2, फिर यहां
डी वाला ला दीजिए, 4 - 1 3d10। चलिए अब यहां पहुंचिए 4p। अब इलेक्ट्रॉन देखिए कितना बच रहा है। तो यहां तक तो आपका 18 हो गया था, 3p6 तक 18 हो गए। 18 × 2 = 20, 10 = 30 और 5 ही लिखना है तो 4p5 हो जाएगा। अब इसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों आप कहते हैं कि इस आवर्त सारणी में हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब प्रमाणित मैं करूंगा कि यह ब्रोमीन भी हैलोजन फैमिली है। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबों के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे 7 डॉट डालते हैं, हर जगह 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहां ब्रोमीन में भी हम 7 इलेक्ट्रॉन प्रमाणित कर रहा हूं। देखिएगा कैसे, ध्यान दीजिए। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए यह है लास्ट वाला, देखिएगा यह चौथी कक्षा, यह तीसरी कक्षा और यह चौथी कक्षा। मतलब चौथी कक्षा के बीच में यह तीसरी कक्षा आ गया है। अब किसी स्कूल के हेडमास्टर जैसा सोचिए कि आपका यह तीसरा क्लास का बच्चा, तीसरा कक्षा का बच्चा चौथा कक्षा में बैठा है, तो इसका कान पकड़िए और तीसरे कक्षा में लाइए। मतलब इसको अब कक्षा के रूप में सजाइए। तो कक्षा के रूप में जब सजाइएगा तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। अब 3p6 के बाद यहां से 3d को बुला लीजिए, 3d10, लास्ट में आया 4s2 और 4p5। दोस्तों यही आपका संयोजी कक्षा हुआ, बाहरी कक्षा हुआ। और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 7 है। तो ब्रोमीन हैलोजन परिवार का है और उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसे मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में दे दिया। अब देखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पहचानने में बच्चों को बड़ा परेशानी होती है कि किसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो भाई, 1 से 18 तक के लिए तो चुटकी बजाते बजाते निकाल लोगे। 1 से 18 के लिए चुटकी बजाकर निकाल लोगे। जैसे बहुत बार बच्चों को यहां भी परेशानी होती है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है और बच्चा निरुत्तर हो जाता है। उसके लिए पुनः टेक्निक, 1 सेकेंड का टेक्निक सुन लो। दोस्तों अब मैं आपका 1 सेकेंड का टेक्निक बोल रहा हूं, जिसमें उस टेक्निक से आप परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आप 1 सेकेंड में बोल सकते हैं। परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक का टेक्निक देखिए, सेकेंड का टेक्निक। जैसे कोई पूछ दे कि नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 7 होती है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो चलिए अंक पर पहुंच जाइए। 2 जोड़, अब क्या जोड़िए कि 7 पहुंच जाइएगा। तो 2 जोड़ 5, यही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। फिर आगे इसी तरह से कोई पूछे कि ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 जोड़ 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन यही 6 हो गया। ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6।
कोई पूछे कि क्लोरीन में, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। अब यहां पहुंचिए, 2 जोड़ 8 10 हुआ, और फिर 7 जोड़ दीजिएगा तो 2 जोड़ 8 जोड़ 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 7 मिल जाएगा। अब कोई पूछेगा कि आर्गन, आर्गन की परमाणु संख्या 18 है। चलिए 18 लाने के लिए देखिए 2 जोड़ 8 कर दीजिएगा तो 2 जोड़ 8 आ गया। आर्गन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। दोस्तों आर्गन एक अक्रिय गैस है और आप याद किए थे कि सभी अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए मेरा प्रमाणित हो रहा है। इसी तरह से कोई पूछे कि पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, चलिए अंक पर चलिए, 2 जोड़ 8 10 10 है 8 18 और फिर 1 जोड़ दीजिएगा। 2 जोड़ 8 जोड़ 1, यही आपका अंतिम में पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। कैल्शियम परमाणु संख्या 20, चलिए इसी पर 2 जोड़ 8 18 हो गए, जोड़ 2 आ गया। कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। दोस्तों अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी मत भूलिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि परमाणु संख्या आप याद कर लीजिए 1 से लेकर 20 तक। पहले दौर में इतना ही याद कीजिए 1 से 20 तक, और उसमें अब संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते चलिए। चलिए एक और आपको मैं वर्क दे रहा हूं। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि चलिए बोलिए भाई, फास्फोरस परमाणु संख्या 15 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलिए, जोड़ते जाइए। 2 जोड़ 8 10 हुआ, 15 लाना है 5, यही फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, जिसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में दर्शा दीजिए। फिर कोई पूछे कि भाई नियन भी अक्रिय गैस है, परमाणु संख्या 10, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो बोल दीजिए 2 जोड़ 8 10 हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन यही 8 दिखाई पड़ा, तो नियन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। फिर कोई पूछे कि हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और He के लिए अक्रिय गैस, हीलियम ही एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन मात्र 2 है। हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी अक्रिय गैस होंगे उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अक्रिय गैस को इंग्लिश में इनर्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तकनीक और संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिखलाया, वह है आपका 9th 10th 11th 12 में हमेशा काम आएगा। अब इसके बाद मैं अगला वीडियो में इससे एडवांस टेक्निक लाऊंगा, और वह एडवांस टेक्निक आपका नीट और जेई में भी काम करेगा। इस वीडियो से संजय सर जाग गए हैं। अब अपने दोस्तों से इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए कि कितने लोगों को इस फार्मूला के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता है। 32 वर्षों की तपस्या मैं अब आप लोगों को दान दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आप अपने दोस्तों के बीच जरूर बात कीजिएगा, और बात करके ये पता लगाइए कि वह कहां है और आप कहां हैं। धन्यवाद।